आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेद अरीना पर। आज हम शाला के तंत्र का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है वर्त्मगत रोग 1। ये चैप्टर का ही नेम है, एनसीआईएसएम के पीडीएफ में यही नाम दिया है। आज हम इसका पॉइंट नंबर ए देखने वाले हैं, जो कि है अंजन नामिका के बारे में। अंजन नामिका को मॉडर्न से फोर्डियोलम से कोरिलेट किया गया है। आज हम ये दोनों पॉइंट कवर करने वाले हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जरूर से जरूर आयुर्वेद अरीना को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहे एनसीआईएसएम के बेसिस पर। अंजन नामिका को देखने से पहले सबसे पहले हम वर्त्मगत रोगों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन देख लेते हैं। तो वर्त्मगत रोग क्या है? तो वर्त्म यानी कि जो आईलिड्स होते हैं उनको वर्त्म बोला जाता है, और वर्त्मगत यानी कि जो कि आईलिड्स में होने वाले रोग है उनको वर्त्मगत रोग कहा गया है। वर्त्मस आर द आईलिड्स विच कवर द आईज एक्सटर्नली। ये आईज को एक्सटर्नली कवर करते हैं, इसलिए इनको नेत्रपुट भी कहा जाता है। और इनको पक्ष्ममूल भी कहा गया है, क्योंकि ये रूट ऑफ आईलिशेस पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको पक्ष्ममूल और नेत्रपुट ये दोनों नाम दिए गए हैं। आईलिड्स नंबर में दो होते हैं, एक ऊर्ध्व और एक अधो। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर के आईलिड्स और अध यानी कि नीचे के आईलिड्स। जो कि पटल और संधि जो रहते हैं वर्त्म मंडल में, उनके बारे में हम अब देखने वाले हैं। मंडल तो दो रहते हैं और पट संधि उसमें चार रहते हैं वर्त्म मंडल के सराउंडिंग में। तो वर्त्म मंडल में जो दो पटल रहते हैं वो है, एक है बाह्य पटल और दूसरा है आभ्यंतर पटल। और जो संधि रहती है वर्त्म मंडल में, वो चार संधि रहती है टोटली। वो संधि के नाम है पक्ष्म वर्त्मगत संधि, वर्त्म शुक्लगत संधि, कनिनिका संधि यानी कि कनिनिका संधि यानी कि इनर कैंथस, और अपांग संधि यानी कि आउटर कैंथस, जिसको हम बोलते हैं। वर्त्मगत रोगों में सबसे पहले हम देखते हैं उसका पंच महाभूत और कौन कौन से दोष उसमें प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में। तो वर्त्म क्या है? तो वर्त्म एक मस्कुलर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। इस मस्कुलर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर से इनमें पृथ्वी और अग्नि महाभूत की प्रधानता देखी जाती है। मस्कुलर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर से हम कफ और पित्त ये दोनों दोषों का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें कफ जो होता है और वात पित्त, इसका प्रीडोमिनेंस भी हमें पता चलता है। और वात की इसमें कौन कौन से टाइप है ये हम देखने वाले हैं। तो आईलिड जो रहती है वो मूवमेंट में जो काम आती है, तो ये मूवमेंट ऑफ आईलिड्स किस वजह से होती है? तो ये व्यान वायु के आधार पर मूवमेंट ऑफ आईलिड्स पॉसिबल हो जाती है। और जो वर्त्म को रहते हैं वो मूर्धा में प्रेजेंट रहते हैं। मूर्धा यानी कि शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि शिरोभाग, इसलिए वर्त्म में प्राणवायु का भी डोमिनेंस मिलता है, ऐसा देखने को आता है। तो कौन कौन से महाभूत होता है इसमें प्रेजेंट? तो पृथ्वी और अग्नि महाभूत का डोमिनेंस होता है इसमें। कफ और पित्त भी प्रेजेंट रहता है, और स्पेशली वात वायु जो कि व्यान वायु रहता है, उससे मूवमेंट ऑफ आईलिड्स पॉसिबल होती है। और जो प्राणवायु होता है वो मूर्धा में प्रेजेंट रहता है, इसलिए वर्त्म में भी वो प्रेजेंट होगा। इसलिए पृथ्वी अग्नि महाभूत, कफ और पित्त और व्यान वायु और प्राणवायु, ये सभी का कॉम्पोजिशन वर्त्म में देखा जाता है। अब हम देखते हैं जो कि वर्त्मगत रोग की जो संप्राप्ति होती है उसके बारे में, यानी कि वर्त्मगत रोग के डिसीजेस को से प्रोग्नोस करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है निदान सेवन, यानी कि जो हमने नेत्र रोग के सामान्य निदान देखे थे वही ये निदान सेवन होते हैं। तो निदान सेवन से क्या होता है कि वाइटेट्स दोषाश यानी कि दोष की दृष्टि होती है। एक दोष दूषित होगा या फिर बहुदोष दूषित होंगे या फिर त्रिदोष दृष्टि होंगी। उससे क्या होगा कि ये जो दूषित दोष है वो सिरा में प्रवेश करेंगे। सिरा में प्रवेश कर सिरा से ये आगमन करके ये वर्त्म में आ जाते हैं। वर्त्म में ये लोकलाइज हो जाते हैं। लोकलाइज यानी कि वर्त्म में स्थान संशय करते हैं, सिरा के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जो नेत्रगत सिरा होती है उसके थ्रू ट्रैवल करके वर्त्म में स्थान संशय करते हैं। वर्त्म में स्थान संशय के बाद इनकी जो व्यक्ता अवस्था है वो मांस और रक्त की दृष्टि हो जाती है, इससे जो कि मांस धातु होता है और रक्त धातु होता है। हमने देखा था कि यहाँ पर प्रीडोमिनेंस पृथ्वी और अग्नि का होता है, तो इससे मांस और रक्त धातु दूषित हो जाते हैं, जिससे 21 प्रकार के वर्त्मगत रोग पॉसिबल हो जाते हैं। 21 प्रकार के वर्त्मगत रोग आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, तथा आचार्य वाग्भट ने वर्त्मगत रोगों की संख्या 24 इन नंबर बताई है। ये हो गई वर्त्मगत रोगों की संप्राप्ति। वर्त्मगत रोगों के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन देख लिया। अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है, वो है अंजन नामिका के बारे में। तो अंजन नामिका क्या है? सबसे पहला ही पॉइंट आता है कि ये रक्तज भेदन साध्य व्याधि है। रक्तज भेदन, छेदन भेदन लेखन आदि अष्टकर्म जो भी है उसमें ये अंजन नामिका है, ये रक्त प्रधान व्याधि है और भेदन साध्य हो जाती है। छेदन यानी कि एक्सीजन और भेदन यानी कि इंसिजन, यानी कि ये रक्तज है और इसमें इंसिजन किया जाता है।
तो ये रक्तज भेदन साध्य व्याधि है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल सॉफ्ट कॉपरी कलर्ड पीड़िका, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर पीड़िका उत्पन्न हो गई है जो कि छोटी है और स्पर्श में मृदु है, कॉपरी कलर की, और पीड़िका उत्पन्न हो जाती है जो कि वर्त्म में लोकलाइज हो जाती है। इसमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं, तो ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो होता है वो अंगार जैसी हमें फीलिंग आती है, इसलिए बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करती है। इसी को हम अंजन नामिका बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमने अंजन नामिका के बारे में तो देख लिया, अब हम देखते हैं आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं अंजन नामिका के बारे में। तो आचार्य वाग्भट भी सेम मानते हैं कि अंजन नामिका ये रक्तज व्याधि है, यानी कि रक्त दुष्टि से पॉसिबल हुई गई व्याधि है। इसमें क्या है, तो ग्रीन ग्राम साइज रेड कलर्ड पीटिका इस फॉर्म, यानी कि आचार्य वाग्भट कहते हैं जो कि ग्राम यानी कि जो दाल रहती है हरी वाली, उसके साइज की एक रेड कलर की पीटिका इसमें उत्पन्न हो जाती है। और कहाँ उत्पन्न होते हैं, आइदर इन मिडल और इन अ एंड, यानी कि जो वर्तमा रहता है उसकी मिडल में, यानी कि जो मिडल होता है पोर्शन, या फिर एंड में आईलिड्स के ये अंजन नामिका प्रोड्यूस हो जाती है। इट इज कॉज बाय वाइटेशन ऑफ रक्त, यानी कि रक्त दृष्टि से ये पॉसिबल हो जाती है। और सिम्टम्स कौन कौन से मिलते हैं इसमें, तो इचिंग यानी कि कंडू, बर्निंग सेंसेशन यानी दाह, और पेन यानी कि वेदना इसमें देखने को मिलती है, ऐसा आचार्य वाग्भट कहते हैं। अब हम देखते हैं अंजन नामिका जो व्याधि है उसकी चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा में 4 चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि स्टेप वाइज फॉलो की जाती है। सबसे पहला चिकित्सा है वो है स्वेदन कर्म। स्वेदन कर्म यानी कि हॉट फर्मेंटेशन। स्वेदन करने से क्या होता है कि उसके मसल रिलैक्स हो जाते हैं और स्वेदन करने से इंसिजन भी इजीली हो जाता है। तो सबसे पहला कर्म है स्वेदन कर्म। दूसरा है उसमें वेदन कर्म। वेदन कर्म यानी कि होता है इंसिजन। तो इंसिजन किसके लिए करते हैं, अगर अंजन नामिका में अगर पस का फॉर्मेशन हो गया तो उस पस को निकालने के लिए हम वेदन कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। तीसरी चिकित्सा है इसमें वो है निष्पीडन। निष्पीडन का अर्थ वो होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द पस कंप्लीटली, यानी कि वहां पर कुछ भी पस रहे ना इसकी इंश्योरिटी क्रिएट करना और सारा का सारा पस निकाल देना, ये है निष्पीडन कर्म। उसके बाद जो आता है वो है प्रतिसरण करना, यानी कि जो घाव के बाद अगर पस को निकालते हैं हम तो उसके बाद प्रतिसरण करना पड़ता है। प्रतिसरण से हीलिंग पॉसिबल हो जाती है और कोई भी इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता। तो प्रतिसरण हमें किससे करना है, तो मनशिला, एला, तगर, सैंधव और हनी यानी कि मधु, इससे हमें बनाए गए क्वाथ से या फिर जो भी चूर्ण रहेगा, जो कि द्रव फॉर्म में भी कर सकते हैं और वृक्ष फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो प्रतिसरण हमें मनशिला, एला, तगर, सैंधव और मधु के साथ मिश्रित करके इसका एक लेप करना है, तो उसके ऊपर हमें लगाना है, ताकि एक तो इन्फेक्शन ना फैले और दूसरा कि जो वर्तमानगत रोगों में जो हमने निष्पीड़न किया है उससे जो घाव हुआ है वहां पर हीलिंग हो सके प्रॉपरली, इसलिए हमें प्रतिसरण करना होता है। अंजन नामिका को हम हॉर्डियोलम से कोरिलेट करते हैं और हॉर्डियोलम 2 टाइप के रहते हैं। एक तो है हॉर्डियोलम एक्सटर्नम जिसको स्टाई बोलते हैं, और दूसरा आता है हॉर्डियोलम इंटरनम, यानी कि जो अंदर के साइड में जो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हॉर्डियोलम एक्सटर्नम के बारे में। तो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम या फिर स्टाई जिसको बोलते हैं, ये एक अक्यूट कंडीशन है, यानी कि अक्यूट सप्रेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ ज़ेइस हार्मोन। इसमें क्या होता है कि एक अक्यूट सुपरेशन हो जाता है, यानी कि पस फॉर्मेशन होता है, और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी, तो ग्लैंड ऑफ ज़ेइस और जो ग्लैंड ऑफ मोल होते हैं उनके अक्यूट सुपरेशन और इन्फ्लामेशन से हॉर्डियोलम एक्सटर्नम होता है। यूजुअली अ सिंगल स्टाई अकर्स बट ओकेजनली देयर मे बी मल्टीपल, यानी कि जो एक वर्तमंब है, यानी कि जो आईलिड्स पे होता है, यानी कि सिंगल एक पॉसिबल हो जाता है हॉर्डियोलम, या फिर वो मल्टीपल भी रहते हैं। अगर मल्टीपल रहे तो फिर वो माइन्यूट रहते हैं, यानी कि ये सिंगल अगर रहा तो फिर वो बड़े फॉर्म में होता है, और माइन्यूट रहा तो बहुत सारे फॉर्म में यानी कि मल्टीपल हो जाते हैं। ऐसा हॉर्डियोलम एक्सटर्नम में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं हॉर्डियोलम एक्सटर्नम और स्टाई, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉर्डियोलम एक्सटर्नम कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलता है। इट कैन अकर इन एनी एज बट इज कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, यानी कि जो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम होता है वो चिल्ड्रन में कॉमनली पाया जाता है, और यंग अडल्ट जो रहते हैं यानी कि जो 20s में अडल्ट रहते हैं उनके इसमें हॉर्डियोलम एक्सटर्नम ज्यादा देखने को मिलता है। इसके इटियोलॉजी देखते हैं। हाई स्ट्रेन ड्यू टू रिफ्रैक्टिव एरर्स, कॉन्स्टेंट रबिंग ऑफ आइस एंड क्रोनिक ब्लेफराइटिस, ये इसके कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। यानी कि आई में अगर रिफ्रैक्टिव एरर्स है जिससे आई के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, कांस्टेंट रबिंग अगर हम आइस की करती है, या फिर क्रोनिक ब्लेफराइटिस है तो उससे भी आइस के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है,
तो ये हो गए हॉर्डियलम एक्सटर्नल की इटियोलॉजी। जो क्रोनिक ब्लेफराइटिस है इसको हमने अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, आप वो वीडियो भी जरूर ताकि देखिएगा, ताकि आपको ब्लेफराइटिस के जो 4 मेजरली जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में समझना इजी हो जाएगा। मेटाबॉलिक फैक्टर्स में जिससे हॉर्डियलम होता है वो हम देखने वाले हैं। उसमें आता है डायबिटीज, डेबिलिटी एंड एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये भी कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि मेटाबॉलिक फैक्टर आते हैं हॉर्डियलम एक्सटर्नल के कॉजेस में। हॉर्डियलम एक्सटर्नल या फिर जो स्टाई होता है उसके अब हम कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स और सिम्टम्स देखने वाले हैं। तो इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन सा रहता है, तो कोआगुलेस पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस ओरियस, ये इसमें कॉमनली पाया हुआ ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन फॉर्म करता है हॉर्डियलम एक्सटर्नम का। इसमें सिम्टम कौन कौन से मिलते हैं एक्सटर्नम में, तो अक्यूट पेन एंड स्वेलिंग इन द लीड मार्जिन, यानी कि जो लीड मार्जिन प्रेजेंट होती है वहां पर अक्यूट पेन और स्वेलिंग शोथ मिलता है। माइल्ड वेटरिंग यानी कि एपिफोरा देखने को मिलता है, और एपिफोरा ये अक्यूट फॉर्म में ही होगा इसलिए इसको माइल्ड वाटरिंग कहा गया है। और फोटोफोबिया यानी कि लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी इसलिए फोटोफोबिया भी पॉसिबल हो जाता है हॉर्डियलम एक्सटर्नल में। ये उसके हो गए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो कि है कोएगुलेस पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस ओरियस, और सिम्टम्स में अक्यूट पेन, स्वेलिंग इन अ लीड मार्जिन, माइल्ड वाटरिंग ऑफ द आइज एंड फोटोफोबिया। अब हम देखते हैं हॉर्डियलम एक्सटर्नम जो रहता है उनके कौन कौन से 2 स्टेजेस होते हैं उसके बारे में। तो मेनली 2 स्टेजेस इसमें पाए जाते हैं, स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस और दूसरा होता है स्टेज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन। तो हॉर्डियलम में स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन विच द स्वेलिंग एट द लीड मार्जिन इज लोकलाइज्ड, हार्ड, रेड, टेंडर विथ मार्क अडेमा। यानी कि जो स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस होता है उसमें क्या पाया जाता है कि पेन लोकलाइज हो जाता है, हार्ड सिस्ट लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, रेड कलर की ये पीटिका होती है, टेंडर होती है यानी कि स्पर्श करते समय उसको शूल प्रोड्यूस हो जाता है यानी कि वेदना होती है उसमें, और मार्क अडिमा यानी कि एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर यानी कि विवर्णता आ जाती है एडिमा जहां पर भी होता है। तो ये हो गए हॉर्डियलम की स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस के बारे में। दूसरा जो स्टेज होता है इसमें वो है एप्सिस फॉर्मेशन का। एप्सिस यानी कि एक साइनोसॉइडल ट्रैक्ट एक प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, इन विच विजिबल पस पॉइंट ऑन अ लीड मार्जिन, यानी कि पस का पॉइंट प्रोड्यूस होता है लीड मार्जिन पर, और ये लीड मार्जिन का एप्सिस फॉर्मेशन एक ट्रैक बना देता है पूरे वर्तमा में, यानी कि जो आईलिड्स होते हैं उसमें एप्सिस फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज द बेस ऑफ द अफेक्टेड सिलिया। बेस ऑफ द अफेक्टेड सिलिया पर एक पस पॉइंट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ पॉइंट के रूप में नहीं रहता, ये पूरा एक्सिस हो जाता है यानी कि एक ट्रैक बना देता है पस का, जिससे इन्फेक्शन और फैल जाता है। अब हम देखते हैं हॉर्डियलम एक्सटर्नल या फिर जो स्टाई रहता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट भी स्टेज वाइज ही आएंगी। तो जो हमने सेलुलाइटिस स्टेज देखी थी उसमें क्या करना है, तो हॉट कंप्रेस करना है। हॉट कंप्रेस से उसके जो टिश्यूज है वो रिलैक्स हो जाएंगे और पस फॉर्मेशन, पस को निकालना हमें ईजी हो जाएगा। इन द स्टेज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन यानी कि पस अगर फैला हुआ है तो एपिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल सीलिया टू ड्रेन पस, यानी कि हमें एक एक करके सीलिया को रिमूव करना है ताकि उसका एपिलेशन हो सके। एपिलेशन मतलब निकालना होता है, और जो भी सारा पस उस पर जमा हुआ है उसको निकालने के लिए हम एब्सिस फॉर्मेशन में एपिलेशन ऑफ द सीलिया करेंगे। थर्ड है इसमें लार्ज एब्सिस में क्या करेंगे, लार्ज एब्सिस में हमें सीधा सीधा सर्जिकल इंसिशन देना है और सारा का पस पस जो है वहां पर वो निकालना है और निष्पीड़न प्रक्रिया करनी है। और जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होते हैं आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स पे वो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ओरल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हम प्रोवाइड करते हैं। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं जिससे पेन, एडेमा और इन्फेक्शन को रिमूव किया जा सकता है। तो ये हो गई हॉर्डियलम एक्सटर्नम की ट्रीटमेंट। फिर से देखते हैं सेलुलाइटिस में क्या करना है, तो हॉट कंप्रेस हमें देना है। एप्सिस फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, तो एपिलेशन करना है, एपिलेशन ऑफ द सीलिया टू ड्रेन पस। लार्ज एब्सिस में हमें क्या करना है, तो सीधा सीधा सर्जिकल इंसिजन करना है और निष्पीड़न प्रक्रिया करनी है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देने हैं जो कि आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में होंगे। ओरल एंटी इंफ्लामेटरी या फिर एंटीबायोटिक्स देने हैं जिससे पेन, एडेमा और इन्फेक्शन जो कि आईलिड्स में हुआ है उससे हम निजात पा सके। एक्सटर्नल हॉर्डियोलम के बारे में हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल हॉर्डियोलम एलपी, हॉर्डियोलम इंटरनम, ये भी इसका नाम है। तो ये क्या है, इट इज द सपोरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, यानी कि यहाँ पर सुपरेटिव इन्फ्लामेशन हो जाता है जो कि मेबोमियन ग्लैंड का सुपरेटिव इन्फ्लामेशन है। किस वजह से होता है, तो ये स्टेफिलोकोकस ओरियस उसी की वजह से होता है।
इट इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एज सुपरेटिव चैलाजियन। याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए काम में आता है कि सुपरेटिव चैलाजियन इंटरनल होडियम या फिर होडियोलम इंटरनम इसको भी बोलते हैं। समटाइम्स इट मे बी यूज्ड टू ड्यू इट कॉज ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ द चैलाजियन, यानी कि जो कि चैलाजियन हो जाता है उसमें अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो भी होडियोलम इंटरनम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये चैलाजियन के कॉम्प्लिकेशन में भी आता है। फिर से देखते हैं, सुपरएटिव इन्फ्लामेशन होता है मेब्यूटेन ग्लैंड का, जो कि स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से ही होता है। इसको ऑफन कॉल्ड एज सुपरएटिव चैलाजियन भी इसको बोलते हैं। यूजुअली चैलाजियन के सेकेंडरी इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं जो होडियोलम इंटरनम होता है उसकी इटियोलॉजी, सिम्टम्स और कौन कौन से साइंस उसमें देखने को मिलते हैं। तो होडियोलम इंटरनम या फिर इंटरनल होडियोलम में इटियोलॉजी कैसी है, तो जो होडियोलम एक्सटर्नल की है वही सेम इटियोलॉजी यहाँ पर मिलती है। मेटाबॉलिक फैक्टर भी वैसे ही देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या है इसमें, तो होडियोलम एक्सटर्नम के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें वही सिम्टम्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सिम्टम्स में फर्क ये है कि यहाँ पर जो सिम्टम्स है वो ज्यादा इंटेंस रहते हैं, ज्यादा गंभीर तरीके से रहते हैं। साइंस इसमें क्या पर देखने को मिलते हैं, तो साइंस ये टार्सल कंजंक्टिवा पर देखने को मिलते हैं, जो कि हमने एक्सटर्नल होडियोल में देखा था कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो आईलिड्स पर थे, जो कि बेस ऑफ आईलैशेस यानी कि रूट ऑफ आईलैशेस पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इंटरनल होडियोलम है वहां पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर टार्सल कंजंक्टिवा जो रहती है वहां पर फर्स्ट फॉर्मेशन या फिर फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलते हैं इंटरनल होडियोलम में। इंटरनल होडियोलम की सेम ट्रीटमेंट है जो कि हमने होडियोलम एक्सटर्नल में देखने को मिली थी। हॉट कंप्रेस एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ओरली हमें देने हैं। हॉट कंप्रेस से वहां पर टिश्यू रिलैक्स हो जाएंगे, मसल रिलैक्स होंगे और पस का रिमूवल वहां पर इजी हो जाएगा। और इंटरनल होडियोलम में ज्यादा सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो सीधा सीधा हमें वर्टिकल इंसिजन लगाना है। और ये वर्टिकल इंसिजन सीलिया पर नहीं लगाना है या फिर बेस ऑफ आईलैशेस नहीं लगाना है, तो हमें कहाँ लगाना है, तो ये टार्सल कंजंक्टिवा जो रहती है जहां पर पर्स के पॉइंट देखने को मिलते हैं वहां पर हमें वर्टिकल इंसिजन लगाना है और सारा पर्स उसमें से ड्रेन करना है और उसके बाद प्रतिसारण वगैरह निष्पीड़न प्रक्रिया ये सब करना है। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आयुर्वेद अरेना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आज का हमारा वीडियो अंजन नामिका और होडियोलम दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अंजन नामिका आयुर्वेद टॉपिक है और उससे कोरिलेट करता हुआ मॉडर्न टॉपिक हमने दोनों कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो होगा उत्संगिनी लगन के बारे में, जिससे मॉडर्न को कोरिलेट करते हैं चैलाजियन से। चैलाजियन की हमें सारी इमेज वीडियो में अपलोड करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी जाए और आप पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। ऐसे ही आयुर्वेद अरीना पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरीना।